नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई है। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज कहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो हम सब जानते हैं कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज को बंबई में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1867 में हुई थी। ठीक है, और किसने करी थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। और कहाँ करी थी, तो बंबई में करी गई थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी थी। तो हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन यानी बंगाल पार्टीशन की जो बात है, जो घोषणा है, वो करी थी 1905 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन की बात करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी, दल को हम पार्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे जनता दल है या फिर कोई दूसरा पार्टी है तो उसको दल कह सकते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है, आपको बताना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो इलाहाबाद में हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है कि स्वराज दल, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने करी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने करी। और कब करी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1923 में करी गई थी। ठीक है, 1923 में इलाहाबाद में करी गई थी और जिसका प्रथम जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में ही संपन्न किया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें से कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, इसके बारे में फिलहाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसमें डिस्कस हमने इसके बारे में किया है, लेकिन फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सबसे पहली बात, जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। कहाँ पे है, अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के पास में है। ठीक है, तो इसकी जो ये कांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था और इसमें बहुत ज्यादा लोग निहत थे जो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वो मारे गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कहा गया, आपको बोला है कि चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये स्थान कहाँ पे है, चौरी चौरा। तो ये बात हो रही है गोरखपुर की। ठीक है, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये कब हुआ था, आपको बताना है कि कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, अब इसमें फिलहाल 5 फरवरी 1922 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। तो आप इसको टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर 5 फरवरी 1922 नहीं दिया गया ऑप्शन के अंदर, तो फिर हम 4 फरवरी 1922 करके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट इसका आंसर है वो है 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं इसमें हुआ क्या था। देखिए, चौरी चौरा जो एक प्लेस था जहां पे उत्तेजित भीड़ ने, एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी में लगभग 21 सिपाही थे। ठीक है, उनको इस थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। इस कांड से आहत होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। आप कमेंट करके बताएं कि चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सर्च करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं
कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी थी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी यात्रा शुरू करी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 मार्च 1930। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। आपको बताना है कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 1942, ठीक है, 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, क्या था वो, करो या मरो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था। आपको स्टार्टिंग डेट बतानी है। और जैसा हम जानते हैं कि प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो 1930 से 1931 तक चला था। ठीक है, तो 1930 में शुरू हुआ था और 1931 तक चला था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया था, तो फिलहाल फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, तो इसका आंसर क्या, सेकंड में लिया था। ठीक है, गांधी जी ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। वो भी कब किया था, जब गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। उसके बाद ही गांधी जी गए थे लंदन, लेकिन वहां से गांधी जी चले आए थे क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, तभी वहां से वो चले आए। अगर बात करें कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे, तो इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था इतिहास की अगर बात करें तो। और 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंडित JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, आपको बताना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर तुरंत बताएं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो आपको कमेंट करना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कहा गया कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1948। ठीक है, तो 1948 अगर आपसे पूरा डिस्कस करें कि कौन सा महीना था, तारीख क्या थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 30 जनवरी चल रही थी। ठीक है, 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने फायर कर दिया था और उसी से गांधी जी घायल होकर के गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग डेट ध्यान रखेंगे, डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गांधी जी को युग पुरुष भी कहा जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई। ये बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली, तो इसका आंसर क्या सबको पता है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली। तो इसका आंसर A हो जाएगा करेक्ट। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मानवीय सभ्यता के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट कारक फैक्टर क्या हो सकता है। क्या तापमान हो सकता है, या जलवायु हो सकती है, या वायु दाब हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, वायु दाब का मानव सभ्यता के विकास में कोई योगदान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वायु की दाब की बात हो रही है। ठीक है, ये तो एकदम वाहियात ऑप्शन है। बचे ऑप्शन हमारे पास में A, B और D। तो इसका जो सही आंसर सबको पता होना चाहिए, जलवायु जब परिवर्तन होता है, ठीक है, जलवायु ये 2 शब्दों से बना हुआ है, जल और वायु से। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, यानी जो वेपर जिस मोड में प्रेजेंट होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी इंडिया की जलवायु जो है वो परिवर्तित भी होती रहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जलवायु है। ठीक है, जलवायु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभ्यता के विकास में, क्योंकि अगर किसी भी स्थान की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म रहेगी या बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी, तो वहां पे मानव सभ्यता
उतनी आसानी से पनप नहीं पाएगी। मानव सभ्यता के विकास के लिए एक उपयुक्त जलवायु चाहिए, तो इसीलिए जलवायु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें कहा गया है कि वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशा है, मतलब जो टेम्परेरी कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसे क्या कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर की दीर्घकालीन दशा होगी तो हम उसको जलवायु कहते हैं, ठीक है। अगर वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा होगी तो उसको जलवायु कहा जाता है। अगर वो दीर्घकालीन न होकर के अल्पकालीन है तो उसे मौसम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम। और हम सब जानते हैं कि जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन्स होते हैं, वो कैसे आते हैं। मान लेते हैं बीच में ये सूरज है, एक तरफ यहाँ पे पृथ्वी है, एक तरफ इस कंडीशन में पृथ्वी है, और यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव है, झुकी हुई है, ठीक है। और झुके झुके ही अपनी एक्सिस पर घूमती भी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इस तरीके से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी के साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इसी कंडीशंस में, यानी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस कंडीशंस में हमारी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पे ऋतुएं हमको महसूस होती हैं, ठीक है, सीजन्स आते हैं। जैसे इस कंडीशन में जब पृथ्वी होगी तब 21 जून को पृथ्वी होगी इस कंडीशन में, उस समय क्या होगा, गर्मी पड़ेगी इंडिया में, और जो पार्ट इस कंडीशन में होगा यहाँ पे सर्दी पड़ेगी, ठीक है। जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पे गर्मी, जो भाग सूर्य के पीछे वहां पे सर्दी पड़ेगी। तो इंडिया इस कंडीशन में सामने होता है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और हम जानते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पूरे वर्ष में, ठीक है। और अगर थोड़ी सी और बात करें तो 21 जून को क्या होता है, इंडिया में समर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब इस कंडीशन में अर्थ आती है तो टाइम सितंबर का होता है, और वो होता है 23 सितंबर का, ठीक है। तो 23 सितंबर को इंडिया में क्या होता है, रात और दिन बराबर हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे दिसंबर का टाइम होता है, ठीक है, जो अभी आने वाला थोड़े दिनों के बाद में। और यहाँ पे इंडिया हो जाती है उत्तरी ध्रुव में, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे सर्दी पड़ती है, और जो भाग सामने होगा वहां पे गर्मी पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है किसमें, किस समय, जब क्रिसमस होती है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं सर्दियों में, लेकिन कुछ ऐसे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है, तो ये जो कंट्री है यहाँ पे गर्मी पड़ती होती है उस कंडीशन में, उस समय, किस समय, 25 दिसंबर के आसपास जब क्रिसमस होता है तो उस समय गर्मी पड़ती है। तो ये लोग गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी इस कंडीशन में आती है, और यहाँ पे मार्च शुरू हो चुका होता है, और 21 मार्च की बात होती है। तो यहाँ पे स्प्रिंग होता है और यहाँ पे ऑटम होता है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आज डिस्कस हमें करना है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, आपको बताना है जलवायु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम सब जानते हैं कि जलवायु जो है वो इंग्लिश एक वर्ड है जिसका नाम है क्लाइमेट, ठीक है। इंग्लिश वर्ड क्लाइमेट से हुई है। और अगर आपसे बोले कि ये क्लाइमेट कहाँ से लिया गया, तो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है क्लाइमा, जिसको बोलते हैं क्लाइमा। तो ग्रीक वर्ड क्लाइमा से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्लाइमा का मतलब क्या होता है, तो क्लाइमा का अर्थ होता है झुकाव, किसी चीज की तरफ झुकाव जो होगा वो क्लाइमा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। इसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है। आपको बताना है कि एरिया वाइज में इंडिया में यूपी किस नंबर पे है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जो टॉप 10 में है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप 10 में एरिया में स्टेट है कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेट है राजस्थान, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश एमपी है। नंबर 3 की बात करें तो महाराष्ट्र है। नंबर 4 की बात करें तो जहां बैठे हुए हैं वो है यानी उत्तर प्रदेश है। नंबर 5 की बात करें तो गुजरात है। नंबर 6 की बात करें तो कर्नाटक है। नंबर अगर 7 की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। नंबर 8 की बात करें तो उड़ीसा है। नंबर 9 की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। और अगर 10 की बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है। और आप लोगों को इन सभी स्टेट्स की राजधानियां अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तो ये यहाँ पूछा गया कि यूपी किस नंबर पे है, तो सबको पता है यूपी 4th नंबर पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात किस नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। ठीक है, वैसे केवल आपको अगर 5 तक याद है, केवल 5 तक अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यही 5 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, और खासकर यूपी, एमपी और महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सब पॉइंट्स को। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी। नंबर 2, नाना साहब दत्तक पुत्र थे, किसके थे, तो बाजीराव के थे। क्वेश्चन नंबर 3, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो जगदीशपुर के थे। ठीक है, और बिहार की हम बात कर रहे हैं। 4 की बात करें तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर आपसे बोले कि संविधान सभा के टेम्परेरी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि संविधान सभा के टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, किसको बनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन किसने किया था, तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। फिलहाल इसके अंदर और भी कई लोग थे, लेकिन सबसे प्रमुख यही थे। अगर बात करें कि 6 में बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपको बताना है कि बंदी जो जीवन है उसके पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर है सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। बात करते हैं 7 पॉइंट की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था, आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या है, फ्रांस के कब्जे में था। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। लिखा हुआ है कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या है, इसका आंसर है हरियाणा में सबसे कम है, कितना है, 3.59% है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3.65%, थोड़ा इससे ज्यादा है। अगर राजस्थान की बात करें तो 4.84। हमको लगता तो राजस्थान है फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा नहीं है, इसका आंसर क्या है, हरियाणा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और इसमें कहा गया है पॉइंट में एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो इसको जरा हम पढ़ते हैं और बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें कहा गया है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो वन है, फॉरेस्ट हैं, वो कौन से हैं, क्या वो आर्द्र मानसूनी है, या उष्णार्ध सदाबहार वन है, या उष्णार्ध पतझड़ वन है, या दलदली, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, हमारे देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उष्णार्ध सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो इसमें बोला गया कि मलेरिया की दवा कुनैन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, सबको पता है, मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है। मॉस्किटो में ऐसी क्या चीज होती है, तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये है क्या, ये होता है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ होता है जो एनोफिलीज मॉस्किटो में, किसमें, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में रहता है। अगर बात करें कि दवा किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर क्या है, डी, सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से इस दवाई को प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें पॉइंट 11 की, तो यहाँ पे लिखा है कि सीसी फ्लाई, सीसी जो मक्खी होती है वो है क्या, तो अब इसका आंसर ही मैंने बोल दिया, सीसी क्या है, एक प्रकार की मक्खी होती है। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक बीमारी फैलाती है, उसका नाम आप लोग कमेंट बताएंगे कि सीसी मक्खी जब काट लेती है तो कौन सी बीमारी फैलती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12। लिखा हुआ है कि जो आर्कटिक विलो है वो क्या है, तो आर्कटिक विलो जो है वो एक प्रकार की झाड़ी का नाम होता है जो आर्कटिक यानी बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की झाड़ी है जो कहाँ पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। इसमें कहा गया है कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका जो आंसर है, फिलहाल अगर कानपुर से हम बात करेंगे तो यानी जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से इसका आंसर क्या सही है, नाना साहेब। ठीक है, तो कानपुर से इन्होंने योगदान दिया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर
14 में और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको डिस्कस करना है। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट 14 में कि संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था। तो संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए 13 मई 1857 तारीख का चुनाव किया गया था। ठीक है, बात करते हैं 15 पॉइंट की। निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। ठीक है, विद्रोह की अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं 1857 विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा केंद्र नहीं था। झांसी बिल्कुल था। ठीक है, कानपुर भी था, बरेली भी था, सतारा नहीं था। सतारा है महाराष्ट्र में, ये नहीं था। तो इसका आंसर होगा सी, ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। लिखा हुआ है कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो आप लोग करके आएंगे 1857 की जो क्रांति थी उसी को हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर बात करें 17 की तो इसमें बोला गया कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप क्या करके आएंगे, कठियावाड़ टंकारा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कठियावाड़ टंकारा में हुआ था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसमें डिस्कस हमें करना है कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसका मुख्यालय कहाँ पे आपको बताना है। तो इसका अडयार में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय अडयार में खोला गया था। बात करते हैं पॉइंट 19 की। इसमें बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो इसका आंसर क्या होगा, 1929 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उसमें जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, ठीक है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने 1929 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर 1929 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कब लॉन्च किया था इसको, तो हम जानते हैं कि गांधी जी ने इसको दांडी मार्च के दौरान 12 मार्च 1930 की हम बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने इसको इस समय लॉन्च किया था। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर करके आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और इसमें पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, 1930 से 1931 तक चला। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और आई होप कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 था। ठीक है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये पार्ट 1 था। ऐसे कम से कम मैं 2 पार्ट और लेके आऊंगा, तो टोटल 3 पार्ट होंगे। ठीक है, 2 पार्ट अभी और आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियोस को शेयर डेफिनेटली करें फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।